हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग नेस्ट पर। आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का सेकेंड डेज है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज जो तारीख है वो है 29 अगस्त 2021। और कल मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। और अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब मेरे सर पर जो बैंडेज एरिया को कवर करने के लिए पट्टी लगाई गई थी वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो मुझे क्लिनिक से ही प्रोवाइड करा गया था कि जब भी आपके ट्रांसप्लांट के 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको अपने डोनर एरिया से वो बैंडेज निकालना है और उसको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद एक ऑइंटमेंट लगानी है। तो जो 24 आवर है वो हमें कब से कैलकुलेट करना है, जब हमारी सर्जरी का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो चुका होता है। तो जैसे शाम को मेरी सर्जरी ख़त्म हुई थी, तो शाम के अभी इसलिए मैंने आज इवनिंग में अपने बैंडेज को हटाया और इसको क्लीन करा। और इस एरिया को क्लीन करने के लिए आप या तो ल्यूकवार्म वाटर का यूज़ कर सकते हो, या फिर पानी के अंदर में बीटाडिन सॉल्यूशन डाल करके उससे भी अपने इस एरिया को, डोनर एरिया को क्लीन कर सकते हो। तो क्लीन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं जो कि एक्सट्रैक्शन के वक्त में भी बाहर आए होंगे और वो यहाँ पर जम गए होंगे। तो इसलिए इस एरिया को पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, और क्लीन करने के बाद ही उसको सुखाकर तब हमें ऑइंटमेंट लगाना होता है। तो और एक चीज़ है फ्रेंड कि बैंडेज निकालते टाइम भी ऐसा हो सकता है कि अगर ब्लड बाद में बाहर आया है, बैंडेज लगाने के बाद ब्लड बाहर निकला है आपके हेड से, तो वो बैंडेज भी चिपके हो सकते हैं उस ब्लड क्लॉट्स की वजह से। तो आप एक काम कर सकते हो कि हमें क्लिनिक के थ्रू ही एक सलाइन वाटर भी दिया जाता है। तो आप जब भी निकालते हो उस बैंडेज को, तो निकालते टाइम भी उस सलाइन वाटर का स्प्रे कर सकते हो, ताकि वो जो वहाँ पर जॉइंट है वो थोड़ा लूज़ हो जाए और आप उसको अच्छे से निकाल सको। तो ये जो हमारे बैंडेज को रिमूव करने की पूरी प्रॉपर वीडियो है वो भी हमने क्रिएट करी है, और इसको भी मैं जल्दी आपको एडिट करके इस चैनल पर अपडेट करूँगा, जिससे कि आप ये देख पाओ कि हम इजीली घर पे ही अपने बैंडेज को कैसे निकाल सकते हैं, और फिर इस जो डोनर एरिया है उसको क्लीन करके वहाँ पे कैसे ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। तो अगर बात करी जाए दोस्तों, तो क्लिनिक से मुझे पोविडोट दिया गया था, जो कि बीटाडिन की तरह ये एक सॉल्यूशन है, और इसको भी हम लोग अपने जो वुंड्स वगैरह होते हैं उसको क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक ये मोपाल का मुझे ऑइंटमेंट दिया गया था, जो कि मुझे पहले 3 दिन तक यूज़ करना है, और जो 3 दिन तक 2 बार यूज़ करना है। तो आज तो मैंने अभी रात को ही क्लीन करा है, तो ये एक बार ही होगा, बट कल से मुझे सुबह शाम दोनों टाइम इसको सेम प्रोसेस से क्लीन करना है, और 3 दिन तक ये ऑइंटमेंट लगाने हैं। और 3 दिन जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद से 5 दिन तक मुझे ये ऑइंटमेंट लगाना है अपने डोनर एरिया पे, ताकि जो भी वहाँ पर वुंड्स हैं जो एक्सट्रैक्शन की वजह से आए हैं वो अच्छे से हील हो जाए, और वहाँ पर कोई मार्क्स वगैरह ना रहे, या फिर वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएं। इसके साथ ही दोस्तों जो मुझे दूसरी चीज़ दी गई थी वो ये सलाइन वाटर का स्प्रे दिया गया था, एक बोतल दिया गया था, और इसके साथ में कुछ सलाइन वाटर्स के बोतल भी दिए गए हैं। तो अभी आप जैसा देख सकते हो मैंने इसमें सलाइन वाटर भर रखा है। तो इसका यूज़ बेसिकली हमें दूसरे दिन सुबह से ही करना शुरू कर देना होता है, और इसको हमें स्प्रे करना होता है अपने स्कैल्प्स पर, ताकि जहाँ पर जिस एरिया पर हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है वो ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, और उसको मॉइस्चराइज रखने के लिए हमें इस सलाइन वाटर का यूज़ करना होता है। और इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है। जैसे मैंने अभी ये सलाइन वाटर के बोतल को ओपन कर लिया है, इस स्प्रे को ओपन कर लिया है, और बस हमें अपने जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उस पर इस तरह से इसको स्प्रे कर देना होता है। और ये आप हर 2 घंटे या 1 घंटे में कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप 2-1 घंटे के अंदर में जब भी आपको लगे कि आपका स्कैल्प थोड़ा ड्राई हो रहा है, तो आप इसको स्प्रे कर सकते हो, और स्प्रे करते रहना है अभी हमें इसको जब तक कि हम पहला हेड वॉश ना ले लें। और पहला हेड वॉश हमें 6वें दिन लेना है, या तो आप 6वें दिन ले सकते हो या 7वें दिन सुबह ले सकते हो, जिस हिसाब से आपका जो ट्रांसप्लांट है वो एंड हुआ है, किस टाइम पर एंड हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मुझे 6वें दिन लेना है, बाकी आपको डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। इसके अलावा हमें और भी दवाइयाँ दी गई हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, पैरासीटामोल है, आपके ईचिंग ना हो इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, आपका फ्लेमिंग सेंसेशन ना हो इसके लिए दवाइयाँ हैं, और आपके फेस में स्वेलिंग ना हो उसके लिए भी दवाई है। तो जब मैं स्वेलिंग की बात करता हूँ, तो अगर आप मेरे हेड को
करीब से देखोगे तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा स्वेल्ड लगेगा जो एरिया की पट्टी के ऊपर था। जैसे मेरी जो पट्टी थी जो हमारे डोनर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई थी, वो यहाँ से इस तरफ से बंधी हुई थी। और अभी आप अगर इस एरिया के ऊपर का एरिया देखोगे तो ये थोड़ा सा स्वेल्ड लग रहा है, बट इसके नीचे अभी कोई स्वेलिंग नहीं है। तो इसको कम करने के लिए एक एडवाइस हमें क्लिनिक की तरफ से मिला था, वो ये मिला था कि हमें कोई भी चीज़ नीचे अपने फेस को देख करके नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवॉइड करना है। तो जैसे आप अगर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसको अपने आई लेवल से ऊपर रखो, नीचे मत रखो। तो अगर मुझे अभी अपना फ़ोन या लैपटॉप यूज़ करना है और ये मेरा आई लेवल है, तो मुझे अपने लैपटॉप और फ़ोन को इस लेवल के ऊपर रखना है और मैं ऐसे देखूंगा जिससे मेरा जो आई का डायरेक्शन है वो अपवर्ड रहे और मेरा फेस भी अपवर्ड रहे। और इस तरह से मुझे यूज़ करना है मोस्ट ऑफ द टाइम। जहाँ जहाँ पर कि आप ऐसा कर सकते हो वहाँ पे करो। अब मैं आपको अपना डोनर एरिया दिखाता हूँ कि वो अभी कैसा लग रहा है क्लीन होने के बाद में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी थोड़ा बहुत रेडनेस आपको दिख रहा होगा मेरे इस एरिया पे, डोनर एरिया पे। और ये मेरे डोनर एरिया का लेफ़्ट व्यू है और ये मेरे डोनर एरिया का राइट व्यू है। तो आई होप कि ये जो व्यू है वो थोड़ा प्रॉपर आ रहा हो, कैमरे में अच्छे से कैच कर पा रहा हो मेरा कैमरा, बिकॉज मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि वो अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा है, बट होपफुली अच्छे से वो कैप्चर हो गया होगा। तो ये अभी कंडीशन है जो कि मेरे डोनर एरिया की है। और इसमें अभी अगर मैं बात करूँ तो मुझे हल्का सा बर्निंग सेंसेशन तो है, मतलब लग रहा है मुझे कि कुछ थोड़ा थोड़ा सा जल रहा है, बट हाँ कुछ खास ज़्यादा दर्द नहीं है, टॉलरेबल है। बट हाँ थोड़ा सा एक सेंसेशन है कि हाँ यहाँ पर कुछ तो हुआ है। तो इस तरह का सेंसेशन है। बाकी अगर मैं बात करूँ और भी प्रिकॉशंस की जो मुझे लेनी है, तो वो अभी ये लेना है कि नहाते वक्त मुझे पानी अपने सर के ऊपर से नहीं डालना है और अवॉइड करना है। पहले हेड वॉश से पहले तक मुझे यहाँ पर रनिंग वाटर नहीं डालना है। तो अभी जब भी मैं बाथ लेता हूँ या लूँगा तो मैं अपने गर्दन के नीचे से बाथ ले रहा हूँ, और ये प्रॉपर है, ये आप ले सकते हो। और बाकी जो कल मैंने आपको बताया था पहले कि अभी हमें कुछ दिन तक टी शर्ट पहनना अवॉइड करना है ताकि ये क्राफ्ट बाहर ना आ जाए, तो उसके लिए अभी आपको कुछ बटन्स वाले शर्ट ही पहनने ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं। कि नहीं तो आपको परेशानी होगी कि आपको अपने जो ट्रांसप्लांटेड स्कैल्प हैं उसको बचाते हुए टी शर्ट को अंदर डालना और फिर बाहर निकालना, उसमें परेशानी हो सकती है। तो आप बटन वाले शर्ट का ही यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं और भी बात करूँ, कुछ लोगों को डाउट होती है कि क्या खाने पीने में हमें कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। खाने को लेकर जो सबसे पहले हमें बात को अपने माइंड में रखना है वो ये रखना है कि हमें ज़्यादा मसालेदार खाने नहीं खाने हैं अभी कुछ दिनों तक, उनको अवॉइड करना है। ये बेसिकली इसलिए बोला जाता है ताकि आपके जो पेट की कंडीशन है वो सही रहे, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि अगर आपका पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो शायद पहले हमें फिर उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा। और ये जो सारी दवाइयाँ हैं जो कि हम लोग ले रहे हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहे हैं, वो भी थोड़ी दवाइयाँ हैं जो गर्म होती हैं, तो फिर शायद हमें उनको रोकना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़, ये ऐसे कंडीशन ना हो, इन सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकें, तो इसके लिए अभी हमें हाई प्रोटीन बट लाइट जो फूड है वो लेना होता है। तो हाई प्रोटीन में आप पनीर ले सकते हो, सोया चंक ले सकते हो, एग वाइट्स ले सकते हो। इससे आपको प्रोटीन का इंटेक भी ज़्यादा मिलेगा और आप वो हैवीनेस भी फील नहीं होगी। और प्रोटीन जो इंटेक है वो हमें प्रॉपर रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए जो है वो लीस्ट रिक्वायर्ड एक तरह से आप कह सकते हो ऑर्गन है जो कि हमारे बाल होते हैं। क्योंकि आप जितना भी प्रोटीन इंटेक ले रहे हो, पहले बॉडी ये कोशिश करेगी कि जो हमारे ऑर्गन हैं जो कि स्पेसिफिक वर्क कर रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए, पहले उन तक प्रॉपर प्रोटीन पहुँचे। और अगर फिर कुछ बच जाए तो फिर वो आपके बालों पर मिलता है। तो अगर आप अच्छे से प्रोटीन इंटेक नहीं ले रहे हो तो शायद वो बालों तक पहुँचे ही ना, वो पहले ही दूसरे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फिर से आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएँ। तो इस चीज़ को बचाने के लिए आपको जितनी डेली प्रोटीन इंटेक की नीड होती है, आप ट्राई करो कि आप कम से कम उतना प्रोटीन तो ले ही रहे हो। तो ये एक मेरा सजेशन होगा फ्रेंड्स आपके लिए, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हो या फिर अगर आप अभी हेयर थिनिंग के प्रॉब्लम से भी गुज़र रहे हो, तो आप एक बार अपना डाइट
ज़रूर चेक करो कि कहीं गड़बड़ी आपके डाइट में तो नहीं है, कहीं आप प्रोटीन कम तो नहीं ले रहे हैं, कहीं आप जो मल्टीविटामिन्स होते हैं जो फूड के थ्रू मिलते हैं हमें, जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, क्या वो तो कम नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने डाइट प्लान को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो अपने हेयर थिनिंग को रोकने के लिए भी। और अगर ऑलरेडी आपके बाल हेयर थिन हो चुके हैं और आप ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हो या आपने करवा रखा है तो आपको अपने डाइट को बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन करने की ज़रूरत बिल्कुल ही है। और आज के लिए बस इतना ही अपडेट है दोस्तों। तो ये मेरा आज हेयर ट्रांसप्लांट का सेकेंड डे था और अभी ये कंडीशन है। फ़िलहाल मैं अपने रिज़ल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहा हूँ, बट अभी देखते हैं कि शेडिंग फेज़ तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अभी कुछ दिनों बाद, ये 15 दिन के बाद शुरू होता है शायद। तो उसके बाद जब भी ये शुरू होगा तो फिर मेरी कंडीशन क्या रहती है और फिर रीग्रो कैसे होता है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पर देता रहूँगा। और अगर आपको ये कंटेंट जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको अच्छा लग रहा है, आप इसे पसंद कर रहे हो, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा और आपको अपना जो भी इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस है वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।